समास। समास जो है वो 10वीं और 12वीं की कक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। इससे लगभग आपके हर साल कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें आपको चाहे वो जो आपका ऑप्शनल का क्वेश्चन है उसमें आते हैं, जो 20 नंबर के ऑप्शनल बनेंगे, बहुविकल्पी बनेंगे, उसमें से आपका समास जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। समास होता क्या है आज हम उसके बारे में जानेंगे, और समास कितने प्रकार के होते हैं उसको भी हम समझेंगे। बच्चों को जो होता है ना कि समास की जो कह सकते हैं कि उसकी जो प्रकार हैं वो याद करने में बहुत मुश्किल होती है। आज हम सब कुछ एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि समास होता क्या है। सबसे पहले समास होता क्या है, देखिए समास किसी भी वाक्य को एक छोटे शब्दों में या एक पद में कहना, इसीलिए समास को कहा जाता है एक पदीय भावः समासः। एक पदी भावः समासः, अर्थात एक या एक से अधिक पदों को, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक करना समास कहलाता है। समास को पहले पढ़ने के लिए हमें कुछ शब्दों की आवश्यकता होती है। जैसे कहते हैं ना कि समास के कितने अंग हैं, ध्यान देना है आपको। यहां पर समास के अंग पूछा है, जैसे आपके मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा समास के अंग, यहां समास के भेद की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है समास के अंग की बात। समास के अंग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पूर्व पद, फिर आता है उत्तर पद, सामासिक पद, और एक अंतिम पद जो उसका चौथा पद माना जाता है उसे कहते हैं समास विग्रह। समास विग्रह, पूरा समास आपका इन्हीं चार अंगों पे टिका हुआ है। सबसे पहले अगर कहें दो या दो से अधिक पदों को एक कर देना समास कहलाता है। जैसे आपके लिए मान लीजिए कहीं पे एक एग्जाम्पल लिखा रहे कि पुस्तक के लिए आलय, यानी पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक के लिए आलय। अब कोई कह दे कि इसको सामासिक पद में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो इसका पहला पद होता है और अंतिम पद होता है, इन्हीं पदों को जोड़ा जाता है। पहले पद को बच्चा बोलते हैं पूर्व पद, क्या कहते हैं? पूर्व पद। और अंतिम पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद। क्लियर है? ये बात हो गई पूर्व पद और अंतिम पद। यही पूर्व पद और अंतिम पद को मिलाने से जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वही हमारा सामासिक पद कहलाता है, अर्थात समस्त पद एक हो जाना। जैसे इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे पुस्तकालय, यानी पुस्तक के लिए आलय। जैसे आप एक और एग्जांपल देखते हैं ना कि पीतांबर, पीत है जिसका अंबर, अर्थात पीले वस्त्र धारण करने वाला, है ना। दूसरा चीज होता है दश है जिसके आनन, अर्थात दशानन। तो समास की अगर हम परिभाषा की बात करें तो समास की परिभाषा क्या हो जाएगी? दो या दो से अधिक पदों को एक कर देना और उनके बीच जो योजक शब्द होते हैं, ये जो योजक शब्द हैं, संबंध सूचक शब्द हैं, ये योजक शब्द है बेटा, ये संबंध बताते हैं पूर्व पद और उत्तर पद के बीच। तो जो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच जो संबंध सूचक शब्द हैं उनको लुप्त कर देना, इनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लोप का मतलब क्या होता है बच्चा? गायब। क्या होता है? गायब। अर्थात इन शब्दों को गायब कर देना, पूर्व पद और उत्तर पद को मिला देना, क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास की डेफिनेशन क्लियर हो। अब हम बात करते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ज्यादातर लोग जो पढ़ते हैं समास 6, मुख्यतः समास 4 ही प्रकार के होते हैं, 2 उसके हम लोग सब हेडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अगर आपसे कोई पूछे कि समास होता क्या है तो आप लोग बता पाएंगे कि एक या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदों का एक हो जाना समास कहलाता है। बहुत नहीं ध्यान देना है, सिर्फ इतना देना है कि एक पदी भाव समास है, यानी 2 से 2 अधिक पदों का एक हो जाना समास कहलाता है। अब समास के भेद की हम बात कर लें तो एक बात याद रखिएगा, जो यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है 10वीं और 12वीं में आपका जो बहुविकल्पी बनता है उसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, पूछ लेगा कि समास के अंग, आपके समास के अंग कौन कौन से? मैंने शुरू में बताया समास के अंग पूछेगा तो आपको बताना है पूर्व पद, उत्तर पद, सामासिक पद और समास विग्रह। समास को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समास का पहला पद जो होता है वो पूर्व पद होता है, अंतिम पद जो होता है वो उत्तर पद होता है, और जो दोनों को मिलाकर यानी पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? सामासिक पद।
तो आपको अंग और भेद में डाउट नहीं होना चाहिए या उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समास के भेद, ज्यादातर बच्चे परेशान रहते हैं, सर जी इसका नाम कैसे याद करें। तो बच्चा इसका नाम याद करने के लिए आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको छोटी सी एक ट्रिक याद कर लेनी है, अतिदाब। बहुत से ट्रिक हैं, लेकिन आप अगर इस ट्रिक से याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब अ का जो मतलब होता है बच्चा, उसको कहते हैं अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। त से होता है तत्पुरुष। यही समास का क्रम भी है, आपको जो ट्रिक दिया जाए वो क्रम के हिसाब से है, ठीक है। त से होता है बच्चा तत्पुरुष। द से होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व। और ब से होता है बहुब्रीहि। याद करिएगा, ये ब्रीहि है, ब्रीहि नहीं है, ठीक है बच्चा। लिखते समय ध्यान दीजिएगा, ये ब नहीं, ये व होगा, ठीक है, बहुब्रीहि समास। उसके बाद जो मुख्यतः हमारे पास चार समास होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। हम जो बच्चा ये तत्पुरुष में ही दो प्रकार के समास पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं एक कर्मधारय होता है, दूसरा द्विगु समास होता है। जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट है वो द्विगु समास, बहुत आसान समास है, ठीक है। यानी कि कर्म धारय, और इसमें हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास। अब आपको अगर पूछ लिया, जैसे अब ज्यादातर जो यूपी बोर्ड में क्वेश्चंस बनते हैं वो किस पे बनते हैं, बनते हैं कि भाई एक शब्द लिख देगा, जैसे लिख देगा नील गाय। क्या लिख दिया बच्चा, नील गाय। या लिख दिया पीतांबर। जो पीतांबर हो गया, नील गाय हो गया, दशानन हो गया, बहुत जगह लिखा रहता है माता पिता। ये सब यूपी बोर्ड के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में आते हैं, जो कहते हैं ना कि फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं, वो क्वेश्चंस रिपीट करता रहता है। वैसे है कि इन्हीं में से कोई एक शब्द दे देगा और बोल देगा इनमें से कौन सा समास है, यानी पूछ लेगा कि नीलगाय में कौन सा समास है, पीतांबर में कौन सा समास है, या फिर माता पिता में कौन सा समास है। ध्यान हमें देना है, जो माता पिता है वो कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है बच्चा, माता और पिता, तो कंफ्यूजन मत पालिएगा या कंफ्यूज मत होइएगा। ये माता और पिता जो ये संबंध सूचक शब्द है, जब इसका लोप हो जाएगा, जब ये गायब हो जाएगा, तो ये सामासिक पद बन जाएगा, ठीक है। इसमें ये उत्तर पद है और ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। क्लियर है। अब हम समझ लेते हैं कि भाई ये होते कैसे, मतलब हमें पहचानेंगे कैसे कि अव्ययी भाव समास कौन सा है, तत्पुरुष समास कौन सा है, द्वंद्व समास कौन सा है, या बहुब्रीहि समास है। एक और छोटी सी ट्रिक बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटी सी ट्रिक है, आपको थोड़ा सा इसे कोड वर्ड करना होगा। जैसे अव्ययी भाव में आप लिख सकते हैं 1 ग्रेटर देन 2, यानी एक बड़ा होगा 2 से। तत्पुरुष में आप लिख दीजिए, यहां पे लिख दो 2 बड़ा होगा 1 से। द्वंद्व समास में आप लिख दीजिए 1 बराबर होगा 2 के। और बहुब्रीहि समास में आप लिख दीजिए 1 + 2 = 3, यानी 1 और 2 मिला के तीसरा बन गया। इसको मतलब भी समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। कर्मधारय में आपको कुछ नहीं लिखना है, यहां पे लिखना है विशेषण प्लस विशेष्य, विशेषण प्लस विशेष्य। और द्विगु समास, दुनिया का सबसे आसान समास अगर कोई समास है तो वो द्विगु समास है। उसके बाद मैं द्वंद्व को मानता हूं, ठीक है। आप अभी पढ़ेंगे तो आपको भी समझ आए। इसमें जो पूर्व पद होता है वो होता है संख्यावाची। पूर्व पद क्या होता है बच्चा, संख्यावाची प्लस उत्तर पद। द्विगु समास में यानी संख्यावाची प्लस उत्तर पद। अब हम बात करेंगे कि भैया इसको पहचानेंगे कैसे, कि सर आपने लिखा है 1 बड़ा होगा 2 से, या 2 बड़ा होगा 1 से, या यहाँ पे लिखा है 1 बराबर 2, 1 + 2 = 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि कौन सा समास कैसे है, मतलब वैसे पूछ लिया कि यथाशक्ति। अब यथाशक्ति में कौन सा समास है, ठीक है। पूछ लिया नील गाय, नील गाय में कौन सा समास है, या पूछ लेगा कि दशानन, दशानन में कौन सा समास है, ठीक है। तो आपको उसको अपने हिसाब से डिकोड करके बताना होगा। ये आपके समझने के लिए है कि समास के भेद कितने हैं। 6 प्रकार के हमारी किताबों में पढ़े दिए जाते हैं, जिसमें से हम लोग मुख्यतः 4 पढ़ते हैं। 2 उसकी सब हेडिंग होती हैं, जिसमें एक कर्मधारय होता है, एक द्विगु समास होता है। उसके बाद अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु। अब हम एक एक को करके पढ़ लेते हैं। जैसे मान के चलिए, मैं क्लियर साफ कर रहा हूं, आप लोग अव्ययी भाव का सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। अव्ययी भाव समास होता क्या है? सबसे पहले मैंने लिखा
अव्ययी भाव। अब अव्ययी भाव की मैंने ट्रिक क्या लिखी थी बच्चा? लिखी थी एक बड़ा होगा दो से। इसका मतलब होता है, एक का मतलब है पूर्व पद और दो का मतलब है उत्तर पद। अब आपको ये थोड़ा सा दिमाग में रन कर रहा होगा कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान होगा वो अव्ययी भाव समास होगा, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होगा वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। यानी कि ऐसा समास जिसमें हमारा पूर्व पद यानी कि जो हमारा पहला पद है वो प्रधान होगा, उसकी ज्यादा बात होगी तो उस पर जोर दिया जाएगा तो अव्ययी भाव समास होगा। जैसे आप कहेंगे सर जी एक एग्जांपल देखें तो होता है ना यथा शक्ति। यथा शक्ति का क्या मतलब होगा? यथा शक्ति का अगर हम समास विग्रह करें, ये जो पद है बच्चा सामासिक पद है, इसका हमें क्या करना होगा? समास विग्रह। अब हम समास विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब आप हमें एक चीज बताइए, यहां पर ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, इतना तो क्लियर है ना? मैंने आपको पहले बताया था ये संबंध सूचक है, यानी अगर मैं बता दूं तो ये बच्चा हो गया आपका पूर्व पद, ये हो गया उत्तर पद, ये हो गया हमारा संबंध सूचक शब्द, संबंध सूचक शब्द। ठीक है, ये हमारा संबंध सूचक शब्द हो गया। अब आप कहेंगे कि सर जी इसमें ये ट्रिक कैसे लग रही है? तो ट्रिक में मैंने क्या बताया, जिसमें जिस समास का पूर्व पद प्रधान होगा, ये पद पूर्व पद प्रधान होगा। पूर्व पद प्रधान होगा मतलब पहला पद जो है वो मेन होगा, पहला पद क्या होगा? मेन होगा, यानी कि प्रधान होगा। क्या होगा? प्रधान होगा, वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। आप बताइए इसमें शक्ति इंपॉर्टेंट है कि अनुसार इंपॉर्टेंट है? आप कहते हैं ना शक्ति के अनुसार, यानी शक्ति के अनुसार चलना होगा। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? शक्ति हुआ कि अनुसार हुआ? जरूरी तो हमारी शक्ति है ना। जैसे कहते हैं यथा सामर्थ्य, क्या कहते हैं बच्चा? यथा सामर्थ्य। अब यहां पर बात हो रही है सामर्थ्य की, यहां भी शक्ति की बात हो रही है, सामर्थ्य के अनुसार। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सामर्थ्य है कि अनुसार है? जब आप किसी के अनुसार चलते हैं तो जिसके अनुसार चलते हैं, मतलब जिसके अकॉर्डिंग चलते हैं या जिसका अनुसरण करते हैं, तो आप जिसका भी अनुसरण कर रहे हैं वो मेन होता है, वो प्रधान होता है। क्लियर है? तो जिस समास का पूर्व पद यानी कि प्रथम पद प्रधान होगा वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास क्लियर हुआ। अगला हमारा जो समास है वो तत्पुरुष है। अगला जो समास है वो कौन सा है? वो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास मोस्टली अगर मैं बात करूं तो एक ये भी ट्रिक मानी जाती है कि तत्पुरुष समास में ज्यादातर बात की जाती है पुरुषों की, है ना? पर मैं ऐसे जैसे कह दिया जाए ना कि मान लीजिए कह दिया जाए कि पीतांबर, नीलकंठ, तो पीतांबर किस जो पीला वस्त्र धारण किया हो, अर्थात ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य, ऐसा जो लड़का या लड़का है जो या व्यक्ति है जिसने पीले रंग का वस्त्र धारण किया, उसको पीतांबर कहते हैं। नील गाय हो गई, नीले कलर की गाय होती है ना, जो गांव में होती है ना नील गाय, उसको। तो तत्पुरुष में तत्पुरुष समास का जो ट्रिक होता है बच्चा, दो बड़ा होगा एक से, अर्थात इसमें अब आ जाएगा उत्तर पद प्रधान होगा। क्या हो जाएगा? उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, और ये हमारा पूर्व पद है, यानी कि यहां पर उत्तर पद प्रधान होगा। अगर मैं बात करूं कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे मैं बात करूं तो नील गाय, ये हमारा कौन सा शब्द है? सामासिक शब्द है। आप भूलिएगा नहीं, आपको दे देगा कि जब दो या दो से अधिक पदों को एक करते हैं तो जो नया पद निर्मित होता है, इनके विकार से जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तो वो होता है सामासिक शब्द। ऑप्शनल में कभी कभी 1 नंबर का ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो नील गाय को अगर हम समास विग्रह करें तो क्या कर सकते हैं? नीली गाय, या कहीं कहीं लिखा होता है नीली है, नीली जो गाय है, नीली है गाय। ठीक है, नीली है गाय। अब आप मुझे बताइए नीला रंग इंपॉर्टेंट है कि गाय इंपॉर्टेंट है?
जैसे कहा जाता है ना काला घोड़ा, तो उसमें इंपॉर्टेंट घोड़े का काला रंग है कि घोड़ा है? इंपॉर्टेंट तो हमारा घोड़ा होगा ना, क्योंकि जब गाय नहीं रहेगी तो आप इस पर नीला रंग करेंगे क्या, या नीला रंग किस पे चढ़ाएंगे, या कहेंगे किसको नीला गाय? तो इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे कौन सा बच्चा? उत्तर पद है। कौन सा पद है? उत्तर पद है। क्लियर है? उसी तरह कहीं कहीं लिखा होता है नीलकंठ, नीलकंठ। अब आप मुझे बताइए नीलकंठ है क्या? नीला है कंठ, नीला है कंठ। अब यहाँ पे कंठ इंपॉर्टेंट, कंठ मतलब गला, नीलकंठ जो कहा जाता है ना नीला गला, यानी कंठ इंपॉर्टेंट है कि नीला रंग इंपॉर्टेंट है? जरूरी कौन सा? प्रधान कौन सा होगा? प्रधान जो आपका होगा वो होगा, जैसे गांव में सरपंच जी होते हैं ना, वही प्रधान है, कि जो आपका कंठ इंपॉर्टेंट है, मेन इसमें जो शब्द है वो कंठ है। क्लियर है? तो नीला कंठ, इसमें उत्तर पद, इसमें भी प्रधान है। आपको कुछ नहीं करना, बस इतना समझना है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होगा, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होगा वो तत्पुरुष समास कहलाएगा। क्लियर है बच्चा? चलिए अब तत्पुरुष में ही हमने एक आपको लिखाया था कर्मधारय और दिगु, उसको भी अभी पढ़ लेते हैं, उसके बाद द्वंद्व समास में जाते हैं। चलिए देख लेते हैं कि कर्मधारय क्या होता है। कर्मधारय समास, जैसे कहते हैं ना कर्म, तो कर्म वाला नहीं है, कर्मधारय समास है ये। इसमें हम कर्मधारय समास में मैंने आपको क्या लिखा था? लिखा था विशेषण प्लस विशेष। क्या लिखा था? विशेषण प्लस विशेष, ये लिखा था। अब इसका मतलब क्या है विशेषण प्लस विशेष? अगर आप जानते हो विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव करते हैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं कि राम बहुत सुंदर है, हमारा जो मूल एग्जाम्पल है वो है राम बहुत सुंदर है। यहां पर राम विशेष्य है और जो सुंदर शब्द है वो उसकी विशेषता है, वो विशेषण शब्द है। क्लियर है? आप इसको और इसको समझ पा रहे होंगे कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि राम बहुत सुंदर है, तो राम हमारा विशेष्य हो जाएगा और जो विशेषण शब्द होगा वो सुंदर है, कि राम बहुत सुंदर है या वह व्यक्ति बहुत गोरा है ना। तो यहाँ पर जो वह है वह विशेष्य है और गोरा है वो कैसा हो जाएगा? वो विशेषण हो जाएगा। क्लियर है? मैं अब आप कर्मधारय समास को समझेंगे कैसे? जिस समास में पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष्य होता है, वह कौन सा समास कहलाता है? कर्मधारय समास। जैसे अगर मैं बात करूं तो पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, सॉरी पीला है अंबर, पीला है जो अंबर। यहां बेटा अंबर का जो मतलब होता है वो होता है वस्त्र। क्या होता है? वस्त्र। पीला है जो अंबर यानी कि वस्त्र। अब मुझे बताइए यहां पीला उसकी विशेषता बताई जा रही, किसकी? वस्त्र की। तो वस्त्र विशेष्य हुआ कि नहीं? ये क्या हुआ? विशेष्य हुआ। ये क्या हुआ बच्चा? विशेष्य हुआ। और ये क्या हुआ? विशेषण हुआ। हमने इसकी विशेषता बताई है ना, हमने पीले वस्त्र की विशेषता बताई है, तो पीला हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और अंबर जो वस्त्र है हमने उसकी विशेषता बताई, तो हमारा क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। यानी ये विशेष्य हो गया, ये विशेषण। इसीलिए मैंने कर्मधारय समास को तत्पुरुष के सब हेडिंग में बना के लिखा था, क्योंकि जो कर्मधारय समास है वो मिलता जुलता तत्पुरुष समास से चलता है। तत्पुरुष समास में ज्यादातर पुरुष प्रधान होते हैं, इसलिए उसे तत्पुरुष समास कहा गया है। और कर्मधारय जो है इसमें आपका एक पूर्व पद जो होता है वो विशेषण होता है और उत्तर पद है वो विशेष्य होता है। जैसे मैंने आपको लिखा कि पीतांबर, पीला है जो अंबर, अंबर का मतलब होता है वस्त्र। अब यहाँ पर वस्त्र जो है वो विशेष्य है और उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो विशेषता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो नील गाय, नीली है जो गाय, अब वहां गाय विशेष्य हो गई है ना, नील गाय। लिख के दिखा देते हैं कि नील गाय, इसका हम अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? नीली है, नीली है जो गाय, है ना। ये गाय हमारा क्या है बच्चा? गाय हमारा विशेष्य है। क्या है गाय हमारा? ये हमारा विशेष्य है। विशेष्य का मतलब जिसकी हम विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने अभी आपको शुरू में एक एग्जांपल बताया था ना कि वह व्यक्ति बहुत गोरा है, तो वह व्यक्ति विशेष है और गोरा जो शब्द है वह उसका विशेषण है।
अब गाय कैसी है, नीली है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। क्लियर है बातें, ठीक है। कर्मधारय समास समझ में आया, आगे बढ़े। चलिए, कर्मधारय समास समझ में आया तो इसके बाद हम चलते हैं द्विगु समास में। सबसे आसान समास की अगर गिनती की जाए तो द्विगु समास है, ठीक है। देखिए, बोर्ड के हिसाब से जो आपका समास का जो टॉपिक है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसमें से पर ईयर कम जो आपके यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं, उस 7 सेट में कम से कम 3 से 4, हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन समास पे बनता है। एक तो पूछ लेगा कि समास के कितने भेद हैं, कभी कभी समास के अंग, तो समास के भेद और समास के अंग में कंफ्यूजन मत होइएगा, समास के भेद 6 हैं और समास के अंग 4 हैं, ठीक है। या पूछ लेगा कि अव्यय, इस कोई एक शब्द दे देगा, उसमें बोल देगा कि अव्यय, इसमें कौन सा समास है, कि इसमें अव्ययी भाव है, या फिर इसमें तत्पुरुष है, इसमें बहुव्रीहि है, इसमें द्वंद्व है, ठीक है। तो हम उसको कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं द्विगु समास में। कौन सा समास है बच्चा, द्विगु समास, ठीक है। ये कौन सा समास है हमारा, द्विगु समास, द्विगु समास। चलिए, द्विगु समास में मैंने क्या लिखा था, द्विगु समास के लिए मैंने लिखा था संख्यावाची। संख्यावाची का मतलब होता है जिसमें पहला जो संख्या से स्टार्ट है, यानी उसका पहला पद संख्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। संख्यावाची प्लस उत्तर पद, संख्यावाची प्लस उत्तर पद। अगर मैं बात करूं तो द्विगु समास में, यानी जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होगा और उत्तर पद जो है वो कुछ शब्द होगा, वह कौन सा समास कहलाएगा, द्विगु समास। एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे चारपाई, आपने नाम ऐसे सुनोगे ना कि चारपाई हो गया, त्रिभुज हो गया, षटकोण हो गया, चतुर्भुज हो गया, है ना, दशानन हो गया, ठीक है, त्रिकोण हो गया, तिरंगा हो गया। तो जिसका पूर्व पद, अब अगर हम समास विग्रह करें तो क्या होगा इसका, चार पावों का समूह, चार पावों का समूह, चार पावों का समूह। तो यहां बच्चा जो 4 है वो हमारा पहला पद क्या मिल गया, संख्यावाची। पहला पद हमारा क्या मिल गया, संख्यावाची। पहला पद हमारा संख्यावाची है, जो हमारा पहला पद है वो क्या है, संख्यावाची। जैसे एक और लिख देता हूं, चतुर्भुज, चतुर्भुज। तो आप कहेंगे सर जी इसका समास विग्रह क्या होगा, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा जैसे चार भुजाओं, चार भुजाओं का समूह। यहां पर फिर से हमें संख्यावाची मिल गया। पूर्व पद आपको संख्यावाची होना चाहिए, तो कौन सा समास हो जाएगा बच्चा, द्विगु समास। यानी एक क्लियरली सी बात है कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होगा वह कौन सा समास होगा बच्चा, द्विगु समास होगा। क्लियर हुआ। कई ऐसे क्वेश्चन है, जैसे पूर्व संख्या, चतुर्भुज हो गया, तिरंगा हो गया, चौराहा, 4 रास्तों का समूह, है ना, कहते हैं ना चौराहा यानी 4 रास्तों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, ठीक है, कहते हैं वो सब कौन से आएंगे, द्विगु समास में। यहां से अब आपका अगला जो समास है वो द्वंद्व समास है। याद रखिएगा, हम ये जो क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं वो ज्यादातर हम पढ़ रहे हैं बोर्ड के लिए। अभी बोर्ड में आपका ज्यादा समय नहीं, इसीलिए हम आपको बहुत सिर्फ ट्रिक पे सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं। अगर आपको लंबा पढ़ना हो तो भी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। जैसे हम बात अगले समास की बात करें, वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, याद करिए द्वंद्व समास की मैंने क्या ट्रिक लिखी थी, द्वंद्व समास की मैंने जो ट्रिक लिखी थी बच्चा, वो ट्रिक थी 1:2। अब इमेजिन करिए कि आप किसी एक ऐसे आइलैंड पे या किसी एक ऐसे टापू पे फंसे हुए हैं जहां आपको खाने के लिए सिर्फ दाल मिल रही है या सिर्फ रोटी मिल रही है। तो आप उसमें इंपॉर्टेंट किसको दर्शाएंगे, दाल को ज्यादा देंगे इंपॉर्टेंस कि रोटी को देंगे। भाई सामान्य सी बात है कि आप किसी ऐसे जगह पे फंस गए हैं जहां आपके खाने के लिए सिर्फ क्या है, दाल और रोटी है। क्या है बच्चा, दाल और रोटी। अब आप इसमें इंपॉर्टेंट किस शब्द को देंगे या किस पद को देंगे, दाल को देंगे कि रोटी को देंगे। जाहिर सी बात है हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए दाल भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए रोटी भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अब अगर इसका सामासिक पद लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसका सामासिक पद हो जाएगा दाल रोटी। ये समास विग्रह है। क्या है बच्चा, ये है हमारा समास विग्रह, और ये जो है वो सामासिक पद है। क्या है, समासिक पद।
क्या है बच्चा? ये जो है समासिक पद। अभी अगर मैं बात करूं, आपके लिए इंपॉर्टेंस मम्मी ज्यादा है या पापा ज्यादा है? फॉर एग्जांपल आप माता को ज्यादा प्रधानता देंगे कि पिता को ज्यादा प्रधानता देंगे? तो हमारे लिए माता और पिता दोनों प्रधान है, तो हम इसमें लिख सकते हैं माता पिता। माता पिता ये हमारे लिए दोनों जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा समास जिसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, यानी दोनों बैलेंसिंग मोड में होते हैं। इसीलिए तो मैंने लिखा है ना कि एक बराबर होगा दो के। जब दोनों को बैलेंसिंग मोड, दोनों को समान प्रकार का समान उपाधि, समान समानता दी जाए, दोनों को समान मान्यता प्रदान की जाए, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। क्लियर है? द्वंद्व समास ऐसा जैसे माता पिता, भाई बहन, है ना, भाई बहन। अब आपके लिए बहन जैसे होता है ना, बहन ज्यादा जरूरी होती है कि भाई। हालांकि जो हमारा सामाजिक है वो बहन को कहता है ना कि बहन जो बेटी होती है वो दूसरों के घर जाने के लिए आई होती है, तो उसमें आप ज्यादा नहीं देना, आपको लॉजिक नहीं लगाना, आपको सिर्फ इतना समझना है कि हमारा जो पूर्व पद है और उत्तर पद है, दोनों में जरूरत किसकी है, दोनों में जरूरी कौन सा है। जब दोनों आपस में एक दूसरे के जरूरत होंगे, यानी दोनों जरूरी होंगे, दोनों प्रधान होंगे, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। हमारा जो आखिरी समास है वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के बाद हम कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, जिसको आपको क्वेश्चंस मतलब समझिएगा कि इसमें कौन सा समास है, कौन सा समास नहीं है। क्लियर है? जैसे आखिरी है बहुब्रीहि। कौन सा समास है बच्चा? बहुब्रीहि। याद करिए मैंने बहुब्रीहि के लिए क्या ट्रिक लिखा था? बहुब्रीहि के लिए लिखा था 1 + 2 = 3। ये जो गणती क्रियाएं हैं, गणती ऑपरेशनल हैं, ऑपरेशंस हैं, इन्हीं के दम पे हमने पूरी हिंदी पढ़ डाली। अब 1 + 2 = 3, इसका मतलब क्या हुआ? जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद, जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलाकर किसी तीसरे की बात करेंगे या किसी तीसरे नए पद की रचना करेंगे, वह बहुब्रीहि समास कहलाएगा। जैसे मैं बात करूं कि पीला है जिसका अंबर, ठीक है, अर्थात श्री कृष्ण की बात हो रही है। वैसे तो भाई हम सब पीला वस्त्र धारण करते हैं या पीले रंग की चीज पहनते हैं, पर उसमें जरूरत किसको होती है? वो श्री कृष्ण। उसमें हम नाम किसका दिया था कि भैया श्री कृष्ण का नाम है ना। मोर मुकुट तो हम सब लगा सकते हैं, लेकिन हम ना, वो एक स्पेशल जो वर्ड है, जो शब्द है, वो श्री कृष्ण के लिए रख दिया गया है, ठीक है। जैसे बात करें कि नीलकंठ की बात कर लेते हैं। नीलकंठ, याद रखिएगा, आपके लिखने के भाव पे समझ में आएगा कि वो बहुब्रीहि समास है कि तत्पुरुष है। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर जी नीलकंठ तो तत्पुरुष या कर्मधारय का भी उदाहरण है, नीलकंठ बहुब्रीहि का भी तो उदाहरण है। तो आपको लिखने के जो उसका समास विग्रह होगा उसको ध्यान देना होगा। समास विग्रह क्या होगा? नीलकंठ क्या लिखा होगा? नीला, नीला है जिसका, नीला है जिसका कंठ। यहां पर अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो लिखा है नीला है जिसका कंठ, जिसका कंठ नीला है, अर्थात शिव जी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है इसमें? शिव जी की बात हो रही है, भगवान भोलेनाथ की बात हो रही है, ठीक है। नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी। यहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद मिला के किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। जैसे दशानन। अब आप कहेंगे सर जी दशानन तो द्विगु समास का भी उदाहरण है, तो मैं कहूंगा उसमें लिखा होता है 10 आनन का समूह या 10 सिरों का समूह। आनन मतलब सिर होता है, 10 आनन का समूह अर्थात दशानन। पर यहाँ पे दशानन कैसे लिखा होगा? यहाँ पे जो दशानन लिखा होगा 10 है जिसके आनन। यहाँ आनन का मतलब होता है बच्चा मुख। आनन का मतलब क्या होता है? मुख। यानी 10 हैं जिसके आनन, अर्थात रावण की बात हो रही है। किसकी? दशानन, रावण की बात हो रही है यहाँ पर। ये हमारा तीसरा पद मिल रहा है कि नहीं? आप जरा गौर कीजिए कि पूर्व पद और उत्तर पद मिला के किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। ये जो हमारा पूर्व पद है और उत्तर पद है वो मिला के किसी तीसरे की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्लियर है? यानी 10 हैं जिसके आनन, जिसके आनन, हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। मेरी बात गौर से सुनिएगा, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि सर जी नीलकंठ है, दशानन है, पीतांबर है, पीतांबर है जो वो कैसे हमारा इसमें आ जाएगा कि बहुब्रीहि में भी है, कर्मधारय में भी है। तो आप उन सबका जो ये जो समास विग्रह होगा, किस पे ध्यान देंगे? समास विग्रह पे, लिखने के फॉन्ट पे, जो लिखने का स्टाइल होता है, जो लिखने का तरीका होता है, उस पर आप लोग ध्यान देंगे। जैसे लिखा रहेगा पीतांबर पीला है
जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर, अर्थात पीला वस्त्र है जिसका, अर्थात श्री कृष्ण की बात हो रही है। भाई पीला वस्त्र तो हम में से कई लोग धारण करते हैं, लेकिन हम बात तो सिर्फ श्री कृष्ण जी की करते हैं कि भाई पीतांबर उनके लिए रख दिया गया। जैसे चक्रपाणी, चक्रपाणी का मतलब होता है चक्र धारण करने वाला। हम आप भी तो हाथ में चक्र लेके टहल सकते हैं इधर से उधर, लेकिन हम लोग चक्रपाणी तो कहलाएंगे नहीं। वो होता है विष्णु जी के लिए कि चक्र धारण करने वाला, ठीक है। दूसरा है वीणापाणी, वीणापाणी अर्थात वीणा धारण करने वाली। वीणा धारण करने वाली कौन है? मां सरस्वती है। भाई पूर्व पद और उत्तर पद मिला के किसी तीसरे की बात कर रहा है। ये जो कुछ क्वेश्चंस है, जैसे मैंने आपको एक दिया है कि चक्रपाणी, ये चक्रपाणी हो गया, या फिर हो गया उसमें वीणापाणी। यूपी बोर्ड के जो है फेवरेट क्वेश्चंस में है। फेवरेट क्वेश्चंस मतलब बहुत ज्यादा इसको रिपीट कर देता है, कभी कभी वीणापाणी दे देता है, कभी कभी आपको चक्रपाणी दे देगा और बोल देगा कि इसमें से कौन सा समास है, ठीक है, कौन सा समास है। तो आप इसमें निकाल के बता देंगे सर जी इसमें तो बहुब्रीहि है। क्यों? वीणा धारण करने वाली या वीणा धारण करने वाला। अब वीणा धारण करने वाली तो इस जग में, इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही है ना, वो मां सरस्वती जी हैं। तो हम सरस्वती जी की बात करते हैं, तो सरस्वती, अब भाई पहला पद और दूसरा पद मिला के किसी तीसरे की बात किया है। क्लियर है? अब आपको यहाँ पे मुझे लगता है कि सारे समास समझ में आ गए। एक हम छोटा सा फिर बता देते हैं कि दो या दो से अधिक पदों का एक हो जाना और उनके बीच संबंध सूचक शब्दों का लोप हो जाना यानी गायब हो जाना समास कहलाता है। क्लियर है? समास के लिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक पदी भाव समास है, यानी दो या दो से अधिक पदों का एक हो जाना समास कहलाता है। जिसमें यहाँ पे लिखा भी है कि नीला है जिसका कंठ, यहाँ पर ये जो संबंध सूचक शब्द है बच्चा, संबंध सूचक शब्द है। संबंध सूचक शब्द का मतलब जो इन दोनों के बीच संबंध बता रहा है, इन दोनों के बीच रिलेशन बता रहा है कि भैया ये पहला वाला शब्द और दूसरा वाला शब्द आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा नीलकंठ। अब हमने पूर्व पद और उत्तर पद मिला के एक पद बना दिया जो सामासिक पद कहला दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कहता हूं, समास के अंग और समास के भेद अलग अलग हैं। समास के अंग जो हैं वो कौन कौन से हैं? पूर्व पद, उत्तर पद, सामासिक पद और समास विग्रह। और समास के भेद कौन कौन से हैं? अतिदाब, अति से अ से अव्ययी भाव, त से तत्पुरुष, द से द्वंद, ब से बहुव्रीहि। और उसी तत्पुरुष के अंदर हम दो सब हेडिंग पढ़ते हैं जिसको एक कर्मधारय करते हैं, एक द्विगु समास कहते हैं। क्लियर है? यहां से हमारा जो समास का टॉपिक वो खत्म हुआ।